हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th में लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 के 8 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। 9th नंबर जैसे कि इस साल इस करंट ईयर में रिड्यूस सिलेबस में है, तो अभी हम 10th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 10। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो गिवन थिंग्स है मैंने ऑलरेडी इसमें लिख लिया है और जो प्रूव करना है वो भी आपके सामने लिखा है। अब मैं आपको प्रूफ एक्सप्लेन करूंगा। तो given in this figure line DE is parallel to line GF. Line DE is parallel to line GF. Ray EG and ray FG are the bisectors of angle DEF and DFM respectively. EG is the bisector of angle DEF. Ray EG is the bisector of angle DEF. DEF एंगल है उसका EG बाइसेक्टर है, और वैसे ही रे FG is the bisector of angle DFM. Ray FG is the bisector of angle DFL. What we have to prove? Number one, angle DEG is half of angle EDF. Angle DEG, this angle is half of angle EDF. And second, EF is congruent to FG. Segment EF is equal to segment FG. ये प्रूव करना है। पहले हम ये लेते हैं पॉइंट। तो हमें प्रूव करना है एंगल DEG. एंगल DEG is half of angle EDF. अब जो गिवन है वो हम देखते हैं। तो रे EG इज द बाइसेक्टर, रे EG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DEF। तो बाइसेक्टर्स की वजह से क्या होगा, वो एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और वो दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब दोनों एक एंगल में से दो इक्वल एंगल बनेगी। तो जब एंगल DEF को रे EG बाइसेक्ट कर रहा है तो कौन सी दो एंगल्स बनी, एक बनी एंगल DEG और दूसरी एंगल GEF। दोनों एंगल्स इक्वल या कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। एंगल DEG, एंगल GEF। और क्या है, रे FG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DFM। रे FG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DFM, इसलिए फिर से वहां पे दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बनेगी। एक एंगल में से दो एंगल कॉन्ग्रुएंट बनेगी और वो दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कौन सी हैं, एंगल DFG, this angle DFG and angle GFM, this angle, these are the two congruent angles। तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूं कि हम लिखेंगे रे FG is the bisector, ray FG is the bisector of angle DFM, this is given। आप लिखोगे ब्रैकेट में given, and therefore which two angles are equal? Therefore angle DFG is congruent to angle FGN, angle FGN। okay, this is point number 1। अब दूसरी बात देखिए, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल DEF और एंगल EDF, एंगल DEF एंड एंगल EDF कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि एंगल DEG इस एंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट है या इस पूरी एंगल की हाफ है। जैसे अगर एंगल DEF की मेजर 60 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगी और ये भी 30 डिग्री होगी। तो जैसे कि एंगल DEG एंगल DEF की हाफ है, तो हमें प्रूव करना है कि वो इसकी भी हाफ है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे रे EG is the bisector of angle DEF। Now या also लिख सकते हो रे EG is the bisector of angle DEF। तो ये मैंने सेकेंड पॉइंट लिखी कि EG is the bisector, therefore angle DEG equals to angle GEF equals to, और वो दोनों क्या है, एंगल DEF की हाफ है। दिस इज पॉइंट नंबर 2। अब ये देखिए और क्या है, गिवन में है कि लाइन DE इज पैरेलल टू लाइन GF। लाइन DE इज पैरेलल टू लाइन GF, तो द एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस, एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो वो प्रॉपर्टी में अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे कि लाइन ED इज पैरेलल टू लाइन FG and DEF is the transversal। तो
विच एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हमें चाहिए एंगल EDF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DFG। फिर से देखिए, ये लाइन इससे पैरेलल और ये इसकी ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट एंगल कौन सी बनी, एंगल EDF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DFG, दीज अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिखेंगे नाउ लाइन DE is parallel to line DE is parallel to FG या GF, या DE is parallel to GF, and which is the transversal, and line DF is the transversal। ये भी लिखना पड़ता है, DF is the transversal, ये आपको लिखना है यहाँ पे। तो therefore angle EDF is congruent to angle DFG, angle therefore angle EDF is congruent to angle DFG। What is the reason? These are alternate angles, क्योंकि alternate angles congruent होती हैं, पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल द्वारा बनी हुई alternate angles congruent होती हैं। This is point number 3। अब देखिए, और पैरेलल लाइंस के द्वारा और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी, तो DE is parallel to GF जैसे है, लेकिन अब हम ट्रांसवर्सल कंसिडर करने वाले हैं EF, लाइन EF इज द ट्रांसवर्सल। तो इसमें क्या है, तो ये जो एंगल है DEF और ये जो एंगल है GFM, ये कौन सा पेयर बनाती है, दीज टू एंगल्स मेक अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा प्रोड्यूस कर लूं, इसको भी प्रोड्यूस कर लूं, तो आप देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। फिर से आप लिखोगे ऑल्सो लाइन DE is parallel to line GF, and which line is the transversal, line EF is the transversal, line EF is the transversal, and therefore which angles are congruent, angle DEF is congruent to angle GFM। What is the reason? These are corresponding angles, इसलिए ये एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, और ये हो गए पॉइंट नंबर 4। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा एक पॉइंट जो है वो पूरा होने वाला है। कैसे, एक तो एंगल DFG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GFM, ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने कहां पे लिखा है, ये हमने लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि एंगल DFG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FGM, क्योंकि वो बाइसेक्टर है। अब ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये एंगल GFM, ये वाली, ये इस एंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, DEF के साथ में। GFM इज कॉन्ग्रुएंट टू DF बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये वाली एंगल और ये पूरी एंगल, ये एंगल इस एंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरी बात, इसकी जो कॉन्ग्रुएंट एंगल है ये DFG, ये किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, DFG इज कॉन्ग्रुएंट टू EDF, DFG अल्टरनेट एंगल है, तो ये वाली एंगल इस एंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट है। तो अब ये देखिए, ये दोनों आपस में एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, इसके ये कॉन्ग्रुएंट, इसके वो कॉन्ग्रुएंट, तो इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। देयरफॉर फ्रॉम, तो हम कौन सी पॉइंट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एक ये वाली पॉइंट यूज कर रहे हैं, और दूसरी कौन सी यूज कर रहे हैं कि एक तो ये वाली पॉइंट भी यूज कर रहे हैं, ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट, और ये एंगल EDF कॉन्ग्रुएंट टू DFG, ये भी हम पॉइंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिस एंगल। तो ये फ्रॉम पॉइंट 1, 3 एंड 4, फ्रॉम 1, 3, 4, ये दोनों आपस में एंगल कॉन्ग्रुएंट, इसकी ये कॉन्ग्रुएंट, उसकी वो कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर एंगल EDF is congruent to angle DEF. This is point number 5। हमें यही तो चाहिए था कि ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट क्यों करनी है, प्रूफ क्यों कॉन्ग्रुएंट करनी है, क्योंकि DEG इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। तो अगर ये इसकी हाफ है, एंगल DEG इज द हाफ ऑफ एंगल DEF, तो फिर ये उसकी भी हाफ है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए, EDF इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, और एंगल DEG इज हाफ ऑफ एंगल DEF,
और DEF की कॉन्ग्रुएंट एंगल है EDF, देयरफॉर DEG इज हाफ ऑफ EDF. From 2 and 5, we'll say from 2 and 5 we can say that angle DEG is half of angle DEF न लिख के हम लिख रहे हैं एंगल EDF. तो यही तो हमें प्रूव करना था. ये फर्स्ट पॉइंट है कि प्रूव दैट एंगल DEG इज हाफ ऑफ एंगल EDF. ये हो गया प्रूव. अब हमें प्रूव करना है EF इक्वल्स टू FG. सेगमेंट EF और सेगमेंट FG ये इक्वल है. अब मैंने बाकी पूरा रब कर दिया है जो एग्जांपल हो गया. जो आगे सेकंड नंबर पॉइंट प्रूव करने के लिए जो मुझे पॉइंट चाहिए वो मैंने रखी है यहाँ पे. तो यहाँ पे लिखा है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं, क्योंकि EG इज द बाइसेक्टर, देयरफॉर दीस टू एंगल्स आर इक्वल. अब हमें प्रूव करना है EF इज कॉन्ग्रुएंट टू FG. उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये एंगल GEF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EGF. मैं बताता हूं क्यों. तो हमें पहले ये एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है. अब आप देखिए फिर से हम पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि एंगल DEG, ये दोनों पैरेलल लाइन और EG इज द ट्रांसवर्सल. तो एंगल DEG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EGF. ये एंगल और ये एंगल फिर से ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है. तो हम वही लिखेंगे नाउ या हियर कि line DE is parallel to line GF and which is the transversal line, and EG is the transversal line. Line EG is the transversal. So therefore angle DEG is congruent to angle EGF. Alternate angles है वो भी angle. Therefore angle DEG is congruent to angle EGF because these are again alternate angles. तो this is point number मेरे ख्याल से 5 था लास्ट पॉइंट. दिस इज पॉइंट नंबर 6. अब क्योंकि ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे हमें बताया EG इज द बाइसेक्टर. तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये उसके साथ कॉन्ग्रुएंट, तो ये भी इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है. हम लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 6. तो वी कैन से फ्रॉम 2 and 6 क्योंकि DEG is congruent to GF and DEG is congruent to EGF. Therefore EGF is congruent to GEF. Therefore angle GEF में कौन सी चाहिए, GF is congruent to angle EGF. This one क्योंकि DEG इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, DEG इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हैं. Angle GEF is congruent to angle EGF. This is point number 7. तो ये दोनों एंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट. अब ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल EGF, ये अभी जो हम थ्योरम समझने वाले हैं, एक्चुअली ये आपको अभी नेक्स्ट पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझने वाले हैं. आगे है ये थ्योरम, लेकिन यहाँ पे उसका यूज है. तो क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इसमें दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जिस ट्राइंगल में एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, जिस ट्राइंगल में एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनके अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो इस एंगल का अपोजिट साइड है GF, इस एंगल का अपोजिट साइड है GF और इस एंगल का अपोजिट साइड है EF. तो क्योंकि एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इस एंगल का अपोजिट साइड ये, इस एंगल का अपोजिट साइड ये और इस एंगल का अपोजिट साइड ये. These two sides are also congruent. Therefore segment EF equals to segment FG. तो इसको लिखेंगे sides opposite to congruent angles. Side opposite to congruent angles, या आप लिख सकते हो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम. जहां पे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है वहां पे अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम वो भी लिख सकते हो. तो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड. दोनों पॉइंट हमने प्रूव कर ली. ये दोनों पॉइंट हमारी प्रूव हो गई. अब हम देखेंगे व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अब हमें समझना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल समझने से पहले आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो पहले ही मालूम है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं. जैसे एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करें कागज पे 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करें और फिर से 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके दूसरा सर्कल ड्रॉ करें
और वो पहला वाला सर्कल कट करके दूसरे सर्कल पे अगर रखें उसके ऊपर, इफ यू पुट द फर्स्ट सर्कल ऑन द सेकेंड, तो दे विल कोइंसाइड विथ ईच अदर, दे विल परफेक्टली मैच विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से पूरे मैच हो जाएंगे, तो उनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। वैसे ही अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं 4 सेंटीमीटर साइड वाला और दूसरा स्क्वायर भी मैं बनाऊं 4 सेंटीमीटर साइड वाला, और फिर से वो पहला स्क्वायर दूसरे स्क्वायर के ऊपर पुट करूं, तो फिर से अगेन दे विल मैच विथ ईच अदर, तो वो फिर से वो कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स हैं। ये हमारे जो दो हाथ हैं ये भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, एक ही एज में एक ही समय में, तो क्योंकि ये दो हाथ भी मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। तो व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, पहले मैं आपको एक रफ आइडिया, रफ कंसेप्ट बताता हूँ, फिर मैं उसकी डेफिनेशन बताऊंगा। तो अगर मैं ये ट्राइंगल उठा के इसके ऊपर पुट करूं एंड इफ दे मैच परफेक्टली विथ ईच अदर, एक दूसरे परफेक्टली मैच करें, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब ये ट्राइंगल मैं इस पोजीशन में रखूंगा तो ही वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसको बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हमें समझना बहुत जरूरी है। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या है कि मैं इसी पोजीशन में उठा के इसके ऊपर रखूंगा, तो वो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या होगा, वो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होगा ABC PQR, क्योंकि A वर्टेक्स पॉइंट से B वर्टेक्स पॉइंट मिल रही है, B वर्टेक्स पॉइंट की पोजीशन पे Q वर्टेक्स पॉइंट है, और C वर्टेक्स पॉइंट की पोजीशन पे R वर्टेक्स पॉइंट है, इसलिए ABC PQR। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो ACB PQR, ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन ये ट्राइंगल में इसके ऊपर रखा। अब ये जो ट्राइंगल इसके ऊपर रखा या ये वाला ट्राइंगल इसके ऊपर रखा, इसको रखने की अलग अलग 6 पोजीशन है। इन 6 अलग अलग पोजीशन को बोलते हैं 6 डिफरेंट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए 2 ट्राइंगल्स लिए हैं, ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल ABC। PQR ABC, और P के पीछे मैंने P वर्टेक्स पॉइंट के पीछे P ही लिखा है, और R वर्टेक्स पॉइंट के पीछे R लिखा है, और Q वर्टेक्स पॉइंट के ये Q वर्टेक्स पॉइंट ही है। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। क्यों? बिकॉज दे मैच परफेक्टली विथ ईच अदर, दे कोइंसाइड विथ ईच अदर, तो दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब हमें समझना है व्हाट आर द डिफरेंट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो मैं क्या करता हूँ, ABC ट्रायंगल को मैं उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ PQR की पोजीशन को मैं चेंज करूंगा। तो लेफ्ट साइड से हमेशा ABC आएगा, और राइट साइड में ये PQR जो इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। तो जब मैं ऐसे रख रहा हूं, तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड ABC PQR, क्योंकि A से P मैच हो रहा है, यानी A की पोजीशन पे P है, B की पोजीशन पे Q है, और C की पोजीशन पे R है, इसलिए ABC PQR। अगर मैंने इसको, इस ट्राइंगल को मैंने उठा के ऐसे उसकी पोजीशन चेंज कर ली, तो अब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या हुआ? अब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हुआ ABC RPQ। तो दिस इज द सेकेंड 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ABC RPQ। पहले वाले करस्पॉन्डेंस में जो करस्पॉन्डिंग साइड थे, तो AC का करस्पॉन्डिंग साइड है PR, PQ का करस्पॉन्डिंग साइड है AB, और BC का करस्पॉन्डिंग साइड है QR। जब मैंने इसको ऐसे रखा, तो यहां पे PR का करस्पॉन्डिंग साइड है AB, PQ का करस्पॉन्डिंग साइड है BC, और AC का करस्पॉन्डिंग साइड है QR। तो दिस इज द सेकेंड 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। फिर मैंने इस पोजीशन को क्या किया, अब R वर्टेक्स पॉइंट इज एट द टॉप, अब मैंने Q वर्टेक्स पॉइंट एट द टॉप रखी, तो अब क्या हुआ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हुआ ABC QRP। दिस इज द थर्ड 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। फिर से इसमें साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स चेंज हो गए, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी चेंज हुई। A की करस्पॉन्डिंग एंगल Q है, B की करस्पॉन्डिंग एंगल R है, C की P है। तो 6 एलिमेंट्स आर देयर इन अ ट्रायंगल, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अब अगर वापस रख रहा हूं, तो ये फर्स्ट पोजीशन आ गई ABC PQR। तो ये हो गई 3 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अब बाकी की 3 कौन सी हैं? तो ये इस ट्रायंगल को मैं ऐसे जो है उसकी फ्लिप कर रहा हूं, उसको फ्लिप करके मैंने ऐसे रखा। अब फिर से ये फोर्थ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है ABC PRQ। तो AB का करस्पॉन्डिंग साइड PR है, BC का करस्पॉन्डिंग साइड RQ है, और AC का करस्पॉन्डिंग साइड PQ है। ये दिस इज द फोर्थ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। फिर मैंने Q को ऊपर रखा, तो ABC QPR। आप देखिए ये सभी नाम अलग अलग हैं, करस्पॉन्डिंग साइड के पेयर अलग हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर अलग हैं।
and the last sixth one is ABC, RQP. These are the 6 different one-to-one correspondence. और ये हम आगे ओरिजिनल पोजीशन पे, तो देयर 6 different one-to-one correspondence are possible between the two triangles. तो ये क्यों बताया? क्योंकि इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अलग अलग पेयर बनते हैं, ठीक है। अब हमें समझना है कि व्हाट आर, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, कि इफ फॉर द गिवन वन टू वन करस्पॉन्डेंस, गिवन मतलब वो एक फिक्स, इस वन टू वन करस्पॉन्डेंस में ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अगर मैं इस प्रकार रख रहा हूं तो ये मैच नहीं हो रहे, मतलब इस वन टू वन करस्पॉन्डेंस में ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स वो किसी भी वन टू वन करस्पॉन्डेंस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन सभी ट्रायंगल्स वैसा नहीं होते। ये सिर्फ एक ही इसी पोजीशन में वन टू वन करस्पॉन्डेंस में कॉन्ग्रुएंट है, बाकी किसी में नहीं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टू वन करस्पॉन्डेंस, कम से कम ऐसा एक वन टू वन करस्पॉन्डेंस है वेयर द करस्पॉन्डिंग साइड्स and angles of one triangle are congruent to the corresponding sides and corresponding angles of the other triangle, then the two triangles are congruent. तो अगर corresponding sides और corresponding angles congruent है, तो जैसे AB PQ के साथ congruent है, QR BC के साथ congruent है और AC PR के साथ congruent है, sides और angles भी A angle, P angle, B angle, Q angle और R angle और C angle. तो if for the given one-to-one correspondence, the pairs of corresponding sides and corresponding angles are congruent, and the two triangles are congruent. This is the proper definition. अब हमें समझना है what is the test for congruency of triangles. तो ये जो टेस्ट में समझा रहा हूँ, ये मैं स्क्रीनशॉट्स आपको जो है वो स्लाइड्स दिखा रहा हूँ और स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब स्टूडेंट्स हमें समझना है कि व्हाट इज़ द टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फॉर द टू ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट 6 कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड। 6 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी 6 कंडीशन? कि 3 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड 3 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर एक ट्रायंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड्स करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, तो वो 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन अगर उन 6 कंडीशन में से कोई प्रॉपर परफेक्ट 3 कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, तो बाकी की 3 कंडीशंस अपने आप ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती हैं। तो उन 3 कंडीशंस को बोलते हैं द टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो उसमें जो पहली टेस्ट है वो है एंगल साइड एंगल टेस्ट, उसको शॉर्ट में बोलते हैं ASA टेस्ट। क्या है ASA टेस्ट? इफ़ जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल PQR है, तो इफ़ 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, then the 2 triangles are congruent by ASA test, that is angle side angle test. अब इस डायग्राम में ट्रायंगल ABC की एंगल्स B और C और ट्रायंगल PQR की जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं B और C की Q और R, वो कॉन्ग्रुएंट है। और B और C एंगल के बीच वाला साइड इंक्लूडेड साइड BC और Q और R एंगल के बीच वाला साइड इंक्लूडेड साइड QR, वो भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसलिए ये ट्रायंगल्स ASA टेस्ट के द्वारा कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा बोला जाएगा। अब इस टेस्ट को हम थोड़ा सा चेंज करके SAA टेस्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे दो पेयर्स जो हैं 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो जो थर्ड पेयर रिमेनिंग है वो भी खुद ब खुद कॉन्ग्रुएंट होगा ही, यानी एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, वो है ही। तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि एक साइड और 2 एडजेसेंट एंगल, जैसे कि एंगल C और A या फिर एंगल B और A, तो अगर एक साइड और 2 एडजेसेंट एंगल, वैसे ही सेकेंड ट्रायंगल में भी 1 साइड एंड द 2 एडजेसेंट एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAA टेस्ट। ठीक है, साइड एंगल एंगल टेस्ट। तो ये 2 टेस्ट हो गई, एक तो ASA टेस्ट एंड सेकेंड SAA या उसको AAS टेस्ट भी बोल सकते हैं।
आपको ये समझना होगा कि अगर ये 3 एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाकी के जो 3 एलिमेंट्स हैं वो अपने आप कॉन्ग्रुएंट होंगे ही, इसलिए इनको बोला जाता है टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस। अब हम देखते हैं थर्ड टेस्ट जो है SAS टेस्ट। SAS मतलब साइड एंगल साइड, यानी कि अगर इफ़ टू साइड्स मतलब फॉर द गिवन 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस का प्रॉपर होना ज़रूरी है, ये हर एक टेस्ट में बात है ही कि प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। इफ़ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट। एक ट्राइंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे SAS के टेस्ट के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में। तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं यानी थर्ड साइड, तीसरा वाला साइड, बचा हुआ साइड और जो दो एंगल्स हैं वो अपने आप कॉन्ग्रुएंट होंगी ही। दिस इज कॉल्ड SAS टेस्ट। नाउ द नेक्स्ट टेस्ट इज SSS, दैट इज साइड टेस्ट। तो फॉर द गिवन 1-to-1 correspondence, if 3 sides of one triangle are congruent to the corresponding 3 sides of the other triangle, यानी कि एक ट्राइंगल के 3 साइड और दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग 3 साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स SSS टेस्ट के द्वारा कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, नाउ लास्ट जो टेस्ट है वो अप्लाई होती है राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स में। तो इस टेस्ट का नाम है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो इफ फॉर द गिवन 1-to-1 correspondence, if hypotenuse of the two right angle triangles and one pair of corresponding sides, यानी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है और एक पेयर जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है, तो वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट के द्वारा। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो हाइपोटेन्यूज AC इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज PR और साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PQ। तो यहाँ पे टेस्ट अप्लाई होगी हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो ये हो गई 5 टेस्ट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की। अब इसके बाद में प्रैक्टिस सेट 3.2 है। इन टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए आप उसका प्रैक्टिस सेट 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करिए खुद ही। ओके।